मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इतने अहम मसले पे आप लोगों ने आज एक इजलास तलब किया और एक ऑल पार्टी इजलास, और यहाँ पे जनाब मोहतरम सिद्दीक साहब है, बाकरी साहब है, शिकारी साहब है, सूफी साहब है, और भी यहाँ पे जो हाजिरीन महफिल है, मैं उन तमाम के जानिब में सलाम पेश करना चाहता हूँ कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, जमात अहले हदीस, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और ये तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे हैदराबाद के बहुत ही मुतहरिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया था, जो बाद में जेपीसी को भेजा गया था, ये एक सारा तमाशा था, एक सारा ड्रामा था हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हुकूमत पहले ही ये मन बना चुकी थी कि वक्फ जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में किस तरीके से समझिए वो दाखिल हो और वक्फ की जो जायदादें हैं किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक और क़ानूनी तरीके से समझिए हड़प करे। और उसमें उसके लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे भी यहाँ पे मौका मिला था जब जेपीसी यहाँ पे आई थी, और उसके जो चेयरमैन है जगदम्बिका पॉल साहब, उनसे भी चूंकि यूपी में मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, पहले कांग्रेस में ही थे वो, बाद में उन्होंने बीजेपी में इख्तियार हासिल की, तो उस वक्त जब यहाँ पे आए थे तो एक मंजर हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था हमें कि हर कोई अपनी जानिब से एक मसौदा पेश कर रहा था, ऑब्जेक्शन पेश कर रहा था, मगर जो कमेटी के जो अरकान थे वहाँ पे जो बैठे थे, खास तौर पे जो बीजेपी के थे, वो लोग वो ले रहे थे और मुझे लग रहा था कि कोई सीरियसनेस उसमें नहीं था। ये एक ज़ाब्ते की तकमील जो कहते हैं वो कर रहे थे। और उसके बाद फिर जैसा कि आपने देखा कि जैसा कि सारा हिंदुस्तान जानता था, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान जानता था कि, और ये जो वक्फ जो एक्ट है, जैसा आप सब जानते हैं कि 1995 में जामे एक्ट बनाया गया, और उसके बाद फिर सन 2013 में इसमें कुछ तरमीमात लेके आए गए, और उसके बाद उस वक्त जब तरमीमात लेके आए, उस वक्त बीजेपी पार्टी के एमपीज भी थे जिन्होंने इसकी तायीद की। उस वक्त ऐसा नहीं था कि भाई, अगर मैं समझता हूँ कि उस वक्त जरूरत पेश आती, अगर ये लोग ये समझते कि ये जो आज जो तरमीमात आए, अगर 2013 में जब तरमीमात आती तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि बीजेपी के कोई एमपीज नहीं थे, बहुत सारे एमपीज थे, वो लोग उसी वक्त पार्लियामेंट में आवाज उठा सकते थे। मगर अब क्योंकि बीजेपी का एक मकसद होता है कि जहां कहीं भी इलेक्शन मुल्क में आते हैं तो एक माहौल पैदा किया जाए, तो उसकी वजह से समझिए ये वक्फ तरमीमी एक्ट है, एक मनसूबाबंद तरीके से ये लेके आया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जेपीसी को जिस तरीके से चलाया गया, किसी को बोलने की वहां पे इजाजत नहीं दी गई। जो भी जाता था, जब बोलने की कोशिश करता था तो कहते थे कि नहीं नहीं बस हो गया है, बात सुन ली गई, आप जो पेपर लाए हैं, जो मसौदा लाए हो, आप दे दीजिए बोल के बस। तो उससे वही अंदाजा हो गया था कि ये किस रुख में ये समझे मामला जा रहा है। और फिर हम आज देखें कि जुमला उसमें 44 अमेंडमेंट थे जो बीजेपी ने वो की थी, मगर उसके बाद जो 14 जो अमेंडमेंट थे जो बीजेपी चाहती थी, क्योंकि ये देखिए आप एक मंसूबे के तहत जो 44 उन्होंने रखा था, उनको पता था कि 44 के 44 वो रिकमेंड नहीं कर सकते, उसमें से वो ये बताना चाहते थे कि भाई 44 हमने दिए थे मगर जिसमें से हम 14 रिकमेंड कर रहे हैं। और वो 14 में से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अहम है वो है जो कंपोजिशन ऑफ जो बोर्ड है उसको बदल रहे हैं वो लोग। तो ये क्योंकि उसमें एक वर्ड था पहले मैंडेटरी, वो वर्ड निकाल दिए हैं, मगर इसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ जो बोर्ड है, वो बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर सेंट्रल वक्फ कमेटी में भी आएंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी आएंगे। ये और फिर अगर आप देखेंगे तो इसके साथ अब यहाँ पे जो है सो कोई भी प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मगर अब वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो ये तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी या वक्फ की नहीं थी प्रॉपर्टी बोल के। तो ये, और दूसरा जो है आप वक्फ बाय यूजर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक अमेंडमेंट है ये हमारे लिए। तो वक्फ बाय यूजर का ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के, क्योंकि हम सबको पता है कि कितने जो प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के जो रजिस्टर्ड है, जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जो रजिस्टर्ड नहीं होगी वो हुकूमत ले लेगी। तो सिर्फ जो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड रहेंगे वो वक्फ बोर्ड के तहत रहेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो साजिश जो चल रही है ये बहुत गहरी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, और उनको पता है कि वक्फ एक्ट 1995 जैसा कि हम सब जानते हैं कि जामे अंदाज में इसको बनाया गया था। उस वक्त मुझे भी शर्फ हासिल हुआ था क्योंकि वालिद मोहतरम उस वक्त और जनाब हमारे जो चेयरमैन थे राज्यसभा के,
वो और बाकी बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा काम किए थे और करके एक जामे एक्ट तैयार किए थे, मगर उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट लेके आया। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से करके वो लोग इसमें पास कर लेंगे, वहां पे ये भी पास हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो अमेंडमेंट दिए थे वो भी पास हो गए, आरएलडी ने जो अमेंडमेंट दिए थे वो भी पास हो गए। तो जिस तरीके से उनको जितना जो नंबर चाहिए वो नंबर किसी ना किसी तरीके से वो मैनेज कर लेंगे, मगर इसको समझिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा समझिए, और हाँ सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल समझिए अपने तौर पे बिल्कुल तैयार है और पूरा समझिए लीगल जो क्योंकि हमारे यहाँ भी कांग्रेस में माशाल्लाह से समझिए सलमान खुर्शीद साहब है जो वक्फ उमूर पे समझिए बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, और सिंघवी साहब है, सबसे बहुत सारे हमारे पास जो वो है। उससे हटके जितने ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के, जैसे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे को बुलाएंगे, इजलास तलब करेंगे, और इसके साथ समझिए ये जो बिल रहेगा इसको चैलेंज किया जाएगा। और हमें पूरी हमारे जो हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उस पर पूरा यकीन है कि ये जो गैर कानूनी तौर पे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो अमेंडमेंट्स है और ये जो बिल जो पास किया जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि हमें हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि हम सबका बहुत बड़ा उसमें रोल होना चाहिए। अवामी तौर पर क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, जब अवामी तौर पे हमें इस किस्म के जितने समझिए आप सेशन से वो करते रहना चाहिए, और एक ये मूवमेंट बनना चाहिए, क्योंकि जैसा मूवमेंट बनना चाहिए जिस तरीके से सीए और एनआरसी का जो मूवमेंट हमने चलाया था उस तरीके से हिंदुस्तान भर में मूवमेंट चलना चाहिए, और इसके बारे में एक अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि व्हाट इज वक्फ एक्ट, व्हाट इज वक्फ बोर्ड। क्योंकि मैं एक चीज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि छोटी सी मिसाल है, जब चंद्रबाबू नायडू साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त वाली साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, तो एक प्रॉपर्टी थी जिसके लिए एनओसी चाह रहे थे एक साहब, तो उन्होंने वाली साहब पे बहुत ज्यादा दबाव डाला, तो वाली साहब ने कहा कि मैं इसका एनओसी नहीं दे सकता। तो वो किसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के पास चले गए, चंद्रबाबू नायडू वाली साहब को फोन किए, फिर वाली साहब ने कहा कि मैं आके पर्सनली आपसे बात करता हूँ, कुछ समझाता हूँ। तो वाली साहब ने समझाया कि ये जो प्रॉपर्टी है कोई भी वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड इसका ओनर नहीं है, वक्फ बोर्ड इज ओनली द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। जी, अगर इनको चाहिए इसका एनओसी है तो इसके जितने भी राइट्स है, इसकी ओनरशिप है, अल्लाह ताला के पास है। आप इनसे कहिए, भगवान के पास जाइए, अल्लाह के पास जाइए, वहां से लाइए, फिर मुझे कोई वो नहीं होगा। जी, तो ये इस किस्म का समझिए। और एक चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि खासतौर पे हमें इस चीज एक अवेयरनेस भी करना चाहिए और एजुकेट भी करना चाहिए, खासतौर पे हमारी कौम को, क्योंकि हम खुद वक्फ एक्ट के बारे में बहुत कम समझिए नॉलेज रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा एक पॉइंट से मैं समझता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाए और अगर तकसीम करें कि व्हाट इज वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के जो उसके जो तरमीमात थे, क्या तरमीमात उसमें लिए, और वक्फ बोर्ड किस बेसिस पे बनाया जाता है और उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, और ये जो नया जो अभी जो अमेंडमेंट आया उससे क्या नुकसान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये घर घर पहुंचना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि, और इसके साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और इस नाचीज के कुछ ख्यालात थे उसे इजहार करने का मौका दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। आगे भी आपसे ताउन की उम्मीद। जरूर जरूर जरूर, मैं हर कदम पे आपके साथ रहूंगा, शाना बसाना इंशाल्लाह ताला। समझिए इधर साहब, पहले इधर साहब के बाद इंशाल्लाह। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे मैं एक सोशल वर्कर, फर्स्ट मैं प्रेफरेंस सोशल वर्किंग को देता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया, मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके साथ एक अफसोस भी बहुत हुआ। ये है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 या 2 से ज्यादा नौजवान बच्चे यहाँ पे बैठे हुए नहीं है, उसमें भी 2-3 किसी के साथ आए सो हैं, अपनी मर्जी से कोई खास नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पे लेडीज मेरे को बहुत ज्यादा दिख रहे माशाल्लाह। ये तो मैं सुना था इसमें कि क़यामत के दौर में हर चीज उल्टी होंगी, मशरिक की जगह मगरिब से सूरज निकलेगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि औरत का जो नौजवान आदमी का जो दीन के लिए जज्बा होता है वो औरत में आ जाएगा, और औरत जो मर्द है वो जो है बच्चे गुटके खा लेते हुए, कहीं टक्कर मार लेते, कहीं किसी से लड़ लेते हुए गुटके खा लेते, फिर ये हल हो क्या है नौजवान ये चीजों का। हालांकि मेरे नो को देख के ये बहुत खुशी हुई, और हाँ ये एक बात बिल्कुल मैं मानता हूं, पानी सर से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी उतनी देर नहीं हुई, क्योंकि आप देखेंगे सीएबी सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था वो एक्ट बन गया, कानून बन गया, फिर भी लागू नहीं हो सका। उसकी क्या वजह? बच्चे भी बहुत सारे कोशिश करे, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर सके। वो रुकाने के पीछे किसका हाथ रहा? हमारे
आवाम से ज्यादा हमारे भाइयों का शाहीन बाग में जब लेडीज बैठ के बता दिए तो कुछ नहीं हो सका। यहाँ पे जैसा अपने खलीफुर रहमान साहब बोले, हो सकता है यहाँ पे बिल पास होने के मैक्सिमम चांसेस रहते, नहीं बोल सकते। इसके साथ भाई एक बात बोल रहा हूँ, आप जैसा जाने का इरादा कर रहे, चंद्रबाबू नायडू मिलने जाने का इरादा कर रहे, उसमें चाहे अगर चंद्रबाबू नायडू पहले भी इंफॉर्मेशन भी जाते, मैं नहीं साथ दूंगा, तो भी हम जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहा तू हरकत कर मैं बरकत देता हूं। अपना जाना अपना काम है, उसके बाद अल्लाह ताला अपनी मेहनत का सिला अपने को जरूर देगा। उसी तरीके से और एक चीज, प्रोटेस्ट जो हो रही है, ये एक दिन का प्रोटेस्ट फोटो सेशन रहता, ये चुप कोई प्रोटेस्ट करा लेते यहाँ पे बैठ के एक दिन के वास्ते, खाली फोटो उतरते न्यूज़ों में डाल देते, खत्म, अगले दिन कोई उन लोगों को मतलब नहीं रहता। अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे तो लगाओ, 4-5 दिन बैठो, मैं भी उसके साथ पक्का बैठूंगा। और जिस दिन आप आंध्र प्रदेश जाना चाह रहे बोलिए, मैं आगे रहूंगा, क्योंकि एनआरसी के दौरान बार बार मेरे को जेल में डालते जा रहे थे, अब वो जेल से कोई डर नहीं रहा। वैसे भी जब शाहीन बाग हुआ था तो वो टाइम पे मैं शाहीन बाग में भी गया था, वहां पे भी मैं बहुत दिन गुजारा वहां पे, तो मेरे को ये जज्बा देख के वहां पे भी एक चीज का अफसोस हुआ, जो नौजवान बच्चों में रहना था वो जज्बा बिल्कुल कम होते जा रहा है। ये चीज का बिल्कुल नहीं रहा कि अरे अपने जमीना जा रहे, अपने मस्जिद तोड़ रहे। अब जैसा कि उत्तर प्रदेश का बाबरी मस्जिद के बारे में कोई बोले, वहां पे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद टूटी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 टूटे होंगे, वही 10 मस्जिद यहाँ पे भी टूटे अपनी सरजमी हैदराबाद में, जहां पे माना जाता है कि सब में ज्यादा एक मुसलमान की एक अच्छा वो है हैदराबाद में, वहां पे 10 मस्जिद टूट गई। ये हाल हो गया और किसी को कानून खबर नहीं है। उन लोगों का हाल ये हो गया है, आज तेलंगाना मेरी सरजमी हैदराबाद का हाल ये हो गया है कि हाल ही में जो राजा सिंह है, नबी की गुस्ताखी में बोला था, पूरे बहुत सारे लोग रोड पे आए थे, कई लोगों को अरेस्ट करे, उसको भी अरेस्ट करे, उसको अरेस्ट करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग रोड पे आ गए थे, उसको अरेस्ट करना पड़ा था। मगर मेरे को ऐसा दिख रहा आगे का एक 5-6 साल का हाल ये रहेगा, क्यों नहीं, अगर फिर कोई भी नबी के गुस्ताखी करेगा और ये लोगों को बोलेगा अरे नबी की गुस्ताखी करा, हमारे रहबर संभाल लेते, अब हम लोग रोड पे आने की जरूरत नहीं है। बोलिए ये दूसरों के भरोसे पे अपन रह रहे नहीं, जो भी करना है ये अपना इस्लाम है, अपना ईमान है, अपना मस्जिद है, अपना हर चीज का, हर इंसान का, जहाँ पे एक जैसा कि अपन ये सोचते सऊदी का, ये कहीं पे भी रहें, तो चाहे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद है, वहां के इमाम का, वहां के आदमी का जितना उस पर हक है, वो अपना भी उतना ही हक है, क्योंकि ये मस्जिद किसी के एक की नहीं है, ये मुसलमान की मस्जिद है। वैसी तरीके से जो वक्त की जमीन है, अपना पूरा हक है, उससे उसको बचाना है, अपना काम है। और जिस दिन भी आप ये जाना चाह रहे, मैं उसमें शामिल रहूंगा। अरेस्ट अगर कर रहे, चलो अब वो डर भी नहीं रहा, मैं आगे रहूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खिदर साहब ने नौजवानों पर अफसोस करते हुए खवातीन के इस जज्बे को उभारा है। आज भी ज़रूरत है, जिस तरह एनआरसी के वक्त शाहीन बाग की खवातीन ने कुर्बानी देकर एक मिसाल कायम की थी, तो इस मौके पर भी वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ उठने वाली खवातीन इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। अल्लाह ताला उनके जज्बे को कबूल फरमाए। मुसलमानों का जो परसेंटेज है हमारा, वो 16 हो, 18 हो, 20 हो, क्रिश्चियन तो 3% है, 3% है। अगर इसके बाद क्रिश्चियनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दलितों का तो मामला ऐसा है, दलित जो है हमेशा से नुकसान उठाते रहे और आइंदा भी। उनको अगर अल्लाह अकल देता, आप अंदाजा लगाइए, आज भी उनकी बॉडी से पानी नहीं ले सकते, आज भी उनकी ब्राह्मणों की बॉडी से पानी नहीं ले सकते। और राम के मंदिर में पूजा करना तो बड़ी बात है, राम के मंदिर तक भी जा नहीं सकते। और ब्राह्मणों के घर के सामने पटेल पटवारी जहाँ है, उनके सामने जूता पहन कर नहीं जा सकते। लेकिन दलित क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, अब दलित मुस्लिम से समझा, लेकिन वो लोग जो है लालच देते हैं, लालच देके लाते हैं, मगर हमको बेदार करना पड़ेगा। अगर हम ये समझे कि वो हमारे साथ नहीं लड़ सकते, तो आप मजबूर करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उनको। इस बात हम जमहूरियत में रहते हैं, हर चीज कोई अच्छी नहीं होती, हर चमकने वाली शय सोना थोड़ी होती नहीं होती। बाद दफा आपको गौर करना है, और रफीकों से ज्यादा रकीबों से दोस्ती करना है। रफीकों से रकीब अच्छे, जो जलकर नाम लेते हैं, गुलाम से खार बेहतर है, जो दामन थाम लेते हैं। आज बाद दफा ऐसा होता है, और हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जज्बे इश्क से आगे बढ़ते हैं, वो यकीनन कामयाब होते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें इस्तकामत दे और वो जज्बा हमको पैदा करे कि जो हम हक पा सके। खुदा हाफ़िज़।